नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 12th के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है ठोस अवस्था, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम इसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। और जो ये चैप्टर है बच्चों, इससे ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेपर में आ जाता है और आप कहते हैं कि हम क्या ही करें सर, हमें याद ही नहीं होता। होगा बच्चों, मैं करवाऊँगा। आज हम तैयारी बच्चों करने वाले हैं। जो हमारी तैयारी है वो है 100 में से 100 की बच्चों, 100 में से 100 की। हम 100 में से 100 की तैयारी करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ओके। इतना मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या है ये, इसमें क्या है ना। जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, यानी क्या नाम है, ठोस अवस्था, उसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, जरा देख लेते हैं। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने पदार्थ के बारे में नहीं लिया है। यानी पदार्थ का अर्थ होता है कि जो स्थान घेरते हैं, जिनका अपने खुद का भार होता है, वही पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। पदार्थ को 3 तरह के होते हैं पदार्थ। एक पदार्थ होता है ठोस होता है जो, दूसरा होता है लिक्विड होता है जो, तीसरा होता है गैस, है ना। और ये जो हमारा ठोस पदार्थ है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, इसको 4 भागों में व्यक्त किया गया है। जिसमें पहला है आयनिक, जिसके ये उदाहरण लिखे हुए हैं, NaCl के NO3, है ना। दूसरा होता है सहसंयोजी नेट, है ना, सहसंयोजी, जिसे नेटवर्क कहते हैं इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश भी लिख दी है क्योंकि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है बच्चों। आगे जाके इंग्लिश ही आएगी और आपको पढ़ना होगा इंग्लिश में भी, ठीक है। तीसरा धात्विक में बांट दिया गया है, और चौथा आणविक में। और आणविक में भी बच्चों इसको 3 भागों में व्यक्त किया गया है, ध्रुवीय और अध्रुवीय और हाइड्रोजन बनते। ये बच्चों सारे के सारे PDF चाहिए तो क्या करना होगा, वो आगे भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, अगर हम ठोस, द्रव, गैस, इनकी बात करते हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल सिंपल से होते हैं। इनमें करना क्या होता है, जैसे हम इनके बारे में समझते हैं पहले कि क्या है ये ठोस, द्रव और गैस, है ना। ये आखिर है क्या बच्चों, पहले वो भी तो समझ में आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको समझने की। एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे और याद कर लेना है, और इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। भले ही मैं आपको PDF देता हूँ, मगर आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद भी होना चाहिए, तभी होगा आपका काम तमाम, है ना। आप तभी पेपर का काम तमाम कर पाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। 100 में से 100 लाना है तो फिर तैयारी एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं पहले से ही आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पहली बात करें ठोस, द्रव, गैस में अंतर क्या है। जो ये अंतर है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सिंपल सी, ठीक है। ये हाथ हटा देता हूँ। देखिए, जो ठोस होता है बच्चों, जो ठोस का आकार होता है, आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होता है बच्चों ठोस का। जो हमारा ठोस होता है उसका आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, ठीक है। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, जो द्रव होते हैं बच्चों उनकी बात करता है, जो द्रव होते हैं उनकी बात करता है। तो द्रवों का जो आयतन होता है निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अर्थात पात्र के अनुसार ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। जो पात्र के अनुसार ये क्या करते हैं, आकार ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और जो द्रव हो, सॉरी गैस होती है, यहाँ पर गैस होगा बच्चों, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर गैस लिख दूँ क्या,
छोटा है, थोड़ा जूम करके लिख देता हूँ बच्चों, इसको हटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो PDF में। यानी गैसों का जो आकार है बच्चों, उसकी बात करता है। यहाँ पर लिख देते हैं गैसों। ठीक है, क्या कहता है समझते हुए चलेंगे बच्चों। PDF की बात में बात करेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब समझते हैं क्या कि गैसों का जो आकार होता है और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ठोसों में अणु यानी ठोस की बात कर रहे हैं कि ठोसों में जो अणु होते हैं बहुत पास पास, और इनके अणुओं का जो स्थान है स्थिर होता है। ठीक है, जिसके कारण इनके आकार को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब द्रव में अणु ठोस की तुलना में दूर दूर रहते हैं, लेकिन गैस की तुलना में पास होते हैं, तथा इसके अणुओं का स्थान स्थिर नहीं रहता है। जो इसके अणुओं का स्थान है वह स्थिर नहीं रहता है। इतना याद रखना होगा बच्चों आपको, हो ना। उसके बाद गैस के जो अणु होते हैं बच्चों दूर दूर स्थित रहते हैं और अणुओं का स्थान स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। जो ठोस के अणु होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह कम होती है। ठीक है, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा कुछ अधिक होती है, अर्थात ठोस के अणुओं की तुलना में अधिक होती है, लेकिन गैस की तुलना में कम होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, और संपीड़ितता कम होती है, अर्थात दबाने पर नहीं दबते या बाह्य दाब का कम प्रभाव पड़ता है। द्रवों में संपीड़ितता ठोसों से अधिक होती है, अर्थात बाह्य दाब प्रभाव ठोसों से अधिक देखने को मिलता है। संपीड़ितता सबसे अधिक पाई जाती है, अर्थात इन पर बाह्य दाब का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है, अब आगे अंतर देखते हैं बच्चों, क्या है वो। ठीक है, तो देखिए जो ठोस होते हैं ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। जो ठोस होते हैं वो बह नहीं सकते। ठीक है, द्रव जो होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ प्रवाहित हो सकते हैं, अर्थात इनमें बहने का गुण पाया जाता है। गैस सभी दिशाओं में बहती है, आप जानते हैं भैया जी। गैस तो सभी दिशाओं में बहती है, अर्थात बहने का गुण अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, और द्रव की बात ठोस की बात करें, इनका घनत्व सबसे अधिक होता है, इनका घनत्व कुछ कम होता है। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, ठोस को संग्रहित करने के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं होती, द्रवों को इकट्ठा करने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है, और गैस को संग्रहित करने के लिए बंद पात्र की आवश्यकता होती है। ठोस के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है। द्रवों के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों से कम, गैसों से अधिक पाया जाता है। गैसों के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, द्रवों आणविक कण गति नहीं करते, द्रव आणविक कण गति नहीं करते या ना के बराबर करते हैं। द्रवों के कण ब्राउनियन आणविक गति करते हैं। ठीक है, गैसों के कण स्वतंत्र नियत और इच्छित गति करते हैं, लेकिन जो हमारा ठोस होता है उसके आणविक कण गति नहीं करते, ठोस के या ना के बराबर करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्या ये मैंने पहले ही लिख लिया? ठीक है,
देखिए, अगर मैं पदार्थ की बात करता हूँ, जो हमारे पदार्थ होते हैं बच्चों, वो स्थान घेरते हैं। क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। और जिसका खुद का भार होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है? खुद का भार होता है, खुद का भार, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ आप सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कब से? बचपन से, छोटे थे तभी, बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये सब पुराना है। नया क्या है? तो नया है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसे इंग्लिश में भी कहते हैं क्राइस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। क्राइस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय यानी अमोर्फस सॉलिड। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई है। ये आपने 11th में भी नहीं पढ़ी होगी, 9th में भी नहीं पढ़ी होगी, ना ही 10th में। अब 12th में नई आई है ये चीज़। अब इसकी बात कर लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस पे अंतर क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस यानी क्राइस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमोर्फस सॉलिड, इनकी निश्चित तथा नियमित ज्यामिति होती है, क्योंकि इनके जो कण हैं, आयन अथवा अणु नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं त्रिविम में, ठीक है। इनका गलनांक स्पष्ट होता है तथा यह तुरंत द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं, ठीक है। यह वास्तविक होते हैं। थोड़े से बल को आरोपित करने पर, यानी थोड़ा सा अगर बल लगाए बच्चों, ठीक है, थोड़े से बल को आरोपित करने पर इनका आकार परिवर्तित रहता है, क्योंकि यह अत्यंत कठोर होते हैं। यह तलीय फलक के द्वारा जुड़े होते हैं। दो फलकों के मध्य का कोण अंतःकोण कहलाता है। किसी निश्चित ठोस के लिए इसका मान निश्चित होता है। यह स्पष्ट विदलन देते हैं। इनकी गलन की उक्त ऊष्मा निश्चित होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इनकी ज्यामितीय अणुओं तथा आयनों की अनिश्चित व्यवस्था के कारण निश्चित नहीं होती। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक स्पष्ट नहीं होता। ये समदैशिक होते हैं। इनके भौतिक गुण समस्त दिशाओं में एक समान होते हैं। यह उच्च समानता वाले अतिशीलन होते हैं। खिड़की के कांच के लंबे समय के पश्चात नीचे से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि कांच में बहने की प्रवृत्ति होती है। यह अत्यंत कठोर नहीं होते हैं, अतः इनका आकार मोड़ने या संपीड़ित करने पर परिवर्तित होता है। इनके ज्यामितीय तल निश्चित होते हैं। जब यह टूटते हैं तब वह टुकड़ों की फलक समतल नहीं होती। यह स्पष्ट विदलन देते हैं। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती, यानी जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। ये चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सिंपल सा मैंने जल्दी पढ़ा दिया, क्योंकि अभी आपको लिखने में भी ये टाइम लगेगा। तो जब आप इसको खुद पढ़ेंगे ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा बच्चों को टाइम वेस्ट ना करिए जाए, ठीक है। ये एकदम सिंपल लिखा था। मैंने कहा यार बच्चों को क्यों मैं टाइम वेस्ट करवाऊँ, इसलिए मैंने इसके PDF जो हैं डाल दी हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, ठीक है। डाउनलोड कर लेना अपने लिए, ओके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।